हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास सेकेंड ईयर के प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से इसके सेकेंड लेक्चर में एसी परिपथ में कलांतर, फेज डिफरेंस इन एसी सर्किट। तो फेज क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, तो ये पिछले लेक्चर में बताया गया था कि प्रत्यावर्ती धारा के किसी परिपथ में वोल्टेज और धारा की आवृत्ति तो समान होती है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि धारा और वोल्टेज एक ही कला में हों। और एक ही कला से क्या तात्पर्य है? एक ही कला से तात्पर्य है कि वोल्टेज और धारा दोनों साथ साथ अधिकतम और साथ साथ न्यूनतम हों, तब ये कहा जाएगा कि उनके बीच में कोई कलांतर नहीं, अर्थात कलांतर शून्य है। और यह आवश्यक नहीं है कि जब वोल्टेज अधिकतम हो तो धारा भी अधिकतम हो, अतः वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर होगा जो परिपथ के प्रकृति पर निर्भर करता है। तो परिपथ के प्रकृति से क्या तात्पर्य है? परिपथ के प्रकृति से तात्पर्य है कि वह परिपथ सिर्फ रेजिस्टिव हो सकता है, अर्थात उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटर से युक्त हो सकता है, इंडक्टर से युक्त हो सकता है, या फिर इनका मिश्रण हो सकता है। इस फिगर में आप देखें, वोल्टेज और धारा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों दिशाओं में दिखाए गए हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है, यह वोल्टेज 0 से शुरू हुआ और यह अधिकतम, फिर न्यूनतम, अपोजिट डायरेक्शन में अधिकतम, और फिर यह न्यूनतम, और फिर जो है अधिकतम हो करके और फिर इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि उसी के साथ ये जो धारा है, वह धारा भी जो है उसी के साथ अधिकतम और न्यूनतम हो रही है। तो यहाँ पर ये V और I दोनों समान कला में हैं। जब दोनों समान कला में हैं तो जो इनका इक्वेशन होगा वह V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, अर्थात ये ओमेगा टी के साथ कुछ प्लस माइनस नहीं होगा। लेकिन यदि परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर होगा तो यह टर्म जो आप देख रहे हैं साइन ओमेगा टी, इसमें कुछ प्लस या माइनस होगा। तो ये आप और आगे देखेंगे। जब प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टेज धारा से पहले अधिकतम हो जाता है तो वोल्टेज अग्रगामी होता है, जिसे अहेडिंग या लीडिंग भी कहते हैं, तथा धारा पश्चगामी होती है। जैसे इस फिगर में आप देखें कि ये ऊपर वाली लाइन ये दिखाया गया है V के लिए, ये सॉलिड लाइन जो देख रहे हैं ये V के लिए है, और ये जो डॉट डॉट लाइन है यह I के लिए है। तो अगर इस फिगर में हम देखें तो T/4 पर वोल्टेज अधिकतम है, लेकिन धारा यह यहाँ पर शून्य है, न्यूनतम है। अगले स्टेप में T/2 पर V की वैल्यू शून्य है, लेकिन I की वैल्यू अधिकतम है। तो इसमें हमने देखा कि वोल्टेज पहले मैक्सिमम पर पहुंच रहा है और करंट बाद में पहुंच रहा है। तो जो पहले अधिकतम होगा वह अग्रगामी होगा और जो बाद में होगा वह पश्चगामी होगा। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि वोल्टेज धारा से अग्रगामी है या धारा वोल्टेज से पश्चगामी है। अब यह कितने एंगल से होगा इस पर डिपेंड करता है। जैसे इस फिगर में अगर आप देख रहे होंगे तो दोनों के अधिकतम होने के बीच का जो समय है T/4 से T/2, अर्थात एंगल के टर्म में देखें तो पाई और पाई/2 का डिफरेंस माने पाई/2, तो 90 डिग्री से यह आगे और पीछे हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज अग्रगामी, तो अग्रगामी जो होगा उसका अधिकतम पहले दिखाएंगे और जो पश्चगामी होगा उसका अधिकतम बाद में होगा। ठीक इसी तरह से आप देख रहे होंगे कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा वोल्टेज से पहले अधिकतम हो जाता है तो धारा अग्रगामी और वोल्टेज पश्चगामी हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे
कि ये जो डॉट डॉट लाइन है यह धारा के लिए है, जो सॉलिड लाइन है यह वोल्टेज के लिए है। तो धारा डॉट डॉट पहले अधिकतम हुआ है और वोल्टेज बाद में हुआ है, तो धारा अग्रगामी हो गई और वोल्टेज पश्चगामी हो गया। फेजर एंड फेज डायग्राम। प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में वोल्टेज और धारा जब समान कला में नहीं होते हैं तो उनके बीच कलांतर होता है, अर्थात वोल्टेज और धारा के अधिकतम और न्यूनतम होने में वोल्टेज तथा धारा एक दूसरे से जितना आगे या पीछे होते हैं वही उनके बीच कला होती है। तो कला को हम कोण थीटा या टाइम इंटरवल के टर्म में दिखाते हैं। वोल्टेज और धारा के बीच खींचा गया जो वक्र होता है उसे फेजर डायग्राम कहते हैं। दोनों के बीच में जो हम ये दिखाते हैं कि यह इतने एंगल से अग्रगामी है या फिर पश्चगामी है, उसे हम फेजर डायग्राम कहते हैं। ये हमारे विभिन्न प्रकार के एसी परिपथ हैं जो कि हमें स्टडी करने हैं। रजिस्टिव सर्किट ओनली, अर्थात उस परिपथ में सिर्फ आर होगा, रजिस्टेंस होगा। इंडक्टिव सिर्फ इंडक्टर होगा। कैपेसिटिव सिर्फ कैपेसिटर होगा। फिर इसके बाद इसका कॉम्बिनेशन होगा। तो आर और एल, आर एल सर्किट सीरीज में, आर सी सर्किट सीरीज में, एल सी सर्किट सीरीज में और एल सी आर सर्किट इन सीरीज में। अब आप अलग अलग इनके बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि किसमें धारा अग्रगामी, वोल्टेज पश्चगामी और उनके बीच क्या कलांतर है। तो शुरू करते हैं रजिस्टिव सर्किट से। यह रजिस्टिव सर्किट, रजिस्टिव सर्किट से क्या तात्पर्य है? ऐसी प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध लगा हो। जैसे आप देख रहे हैं इस सर्किट में सिर्फ प्रतिरोध लगा हुआ है और यहां पर एक एसी सोर्स है, एसी सोर्स से इस प्रतिरोध में धारा जा रही है। तो इसका जो एसी सोर्स का जो वोल्टेज के लिए समीकरण होगा यह होगा V नॉट, V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1। अगर परिपथ में प्रवाहित धारा I है तो R के सिरे पर वोल्टेज, जो ये R प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध के सिरे पर जो विभवांतर होगा वह V इक्वल्स टू I इंटू R के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो V यहाँ पर अप्लाई किया गया है यह इसके सीरीज में है, तो पूरा का पूरा विभव पतन इसी के सिरे पर होगा, अर्थात आई आर बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। तो I इक्वल्स टू ये R इधर आ जाएगा तो V नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। V नॉट बाई आर यह I नॉट के बराबर होगा, V अपान आर यह करंट हो गया, तो V नॉट अपान आर मीन्स हो गया I नॉट। तो I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अब आप समीकरण 1 V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल्स टू और I नॉट साइन ओमेगा 2, ये समीकरण नंबर 2, इन दोनों से आप देखें तो ओमेगा टी के टर्म में कोई डिफरेंस नहीं आया है, अर्थात वोल्टेज और धारा समान कला में है। तो जब समान कला में है तो फाई की वैल्यू यहाँ पर होगी 0। और इसे हम ग्राफ पर कैसे दिखाएंगे? तो इस ग्राफ पर दिखाएंगे तो आप ये देखें कि ये V पॉजिटिव डायरेक्शन में और ये नेगेटिव डायरेक्शन में V और I दोनों दिखाए गए हैं। ये सॉलिड लाइन V के लिए जा रही है, ये देख रहे होंगे साइनोसाइडल, और उसी तरह से उसी के पीछे ये करंट का भी है। तो V और I दोनों साथ साथ अधिकतम हो रहे हैं, फिर T/2 पर आप देख रहे होंगे कि साथ ही साथ न्यूनतम हो रहे हैं, फिर विपरीत दिशा में 3T/4 पर साथ ही साथ अधिकतम हो रहे हैं और न्यूनतम भी साथ ही साथ हो रहे हैं। तो इस तरह से हम ये देखें इस इक्वेशन या इस ग्राफ में कि धारा और वोल्टेज साथ साथ अधिकतम और न्यूनतम हो रहे हैं, अर्थात इनमें कोई कलांतर नहीं होगा, अर्थात फाई बराबर 0। दूसरी सर्किट है इंडक्टिव सर्किट ओनली, अर्थात इसमें सिर्फ इंडक्टर होगा। तो इंडक्टर के केस में आपने ये पढ़ा हुआ है कि जब इसके सिरे पर विभवांतर लगाया जाता है तो फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण फैराडे के नियम से
इसके सिरे पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वह कितना होगा, -L di/dt। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो सोर्स लगाया गया है यह है V = V0 sin ωt, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। और अगर इस इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है, प्रेरकत्व है, वह L हो और इसमें परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I हो, तो इसके सिरे पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वह होगा -L di/dt, और यह विपरीत दिशा में होगा, अर्थात इस परिपथ में टोटल जो विद्युत वाहक बल होगा वह होगा V0 sin ωt प्लस प्रेरित विद्युत वाहक बल का -L di/dt। तो इस परिपथ में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जब रेजिस्टेंस नहीं है तो इसका मतलब हो गया कि ये जीरो हो जाएगा। तो जब ये जीरो हो गया, अब इससे हम L di/dt निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे। तो L di/dt इक्वल्स टू हो गया V0 sin ωt। तो di इक्वल्स टू L dt और इसको उस तरफ कर देंगे, तो ये 1/L V0 sin ωt dt। हमें पूरी करंट चाहिए, इसलिए हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो I इक्वल्स टू इंटीग्रल di, और di की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो 1/L V0 sin ωt dt। इसमें से V0/L को बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ओवर sin ωt dt। sin ωt dt का इंटीग्रेशन हो गया -cos ωt/ω। इस माइनस साइन को बाहर कर लेते हैं, तो -V0/L पहले से है, ओमेगा को हमने साथ में ले लिया, तो ωL × cos ωt। अब हमें इसे साइन के टर्म में ले आना है, तो I इक्वल्स टू V0 ωL sin ωt -π/2 उसी को लिख सकते हैं। तो V0/ωL जो है, यहां पर अगर देखें I0 इक्वल्स टू V0/ωL है, तो V0/XL कह सकते हैं। XL यहां पर इस परिपथ का प्रेरण प्रतिघात, जैसे कि परिपथ में प्रतिरोध होता है, ठीक उसी तरह से यह प्रतिरोध की तरह से काम करता है, और इसे यहां पर इसका प्रेरण प्रतिघात या प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। XL रेजिस्टेंस की तरह से ही बिहेव करता है, और इसकी वैल्यू यहां से अगर आप देखें तो XL इक्वल्स टू ωL। तो XL की जगह पर ωL, अर्थात V0/XL के जगह पर हमने पुट कर दिया I0 यहां पर क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो I इक्वल्स टू I0 sin ωt -π/2। अब समीकरण 1 में आपने देखा कि V इक्वल्स टू V0 sin ωt, और समीकरण 2 में आपने देखा कि I इक्वल्स टू I0 sin ωt -π/2। तो इन दोनों से स्पष्ट है कि धारा वोल्टेज से π/2 या 90 डिग्री से पश्चगामी है, अर्थात धारा जो है पश्चगामी है और वोल्टेज अग्रगामी है। माने वोल्टेज पहले अधिकतम और न्यूनतम होगा और धारा बाद में। XL इक्वल्स टू ωL है, ओमेगा इक्वल्स टू 2πf लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में। तो XL प्रोपोर्शनल F फ्रीक्वेंसी पर आधारित है। तो अब फ्रीक्वेंसी पर जब ये डिपेंड करता है, तो अगर हम XL और F के बीच में ग्राफ खींचें तो ये आप देख रहे होंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यह एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और अगर हम ग्राफ से इसको दिखाएं तो ये देख रहे होंगे कि ये V0 इस डायरेक्शन में है और I0 इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अगर मैक्सिमम मिनिमम के टर्म में आप देखें तो आप देख रहे होंगे कि ये 0 से अधिकतम, फिर ये न्यूनतम सॉलिड लाइन ये जा रही है, और फिर ये डॉट ये माइनस से शुरू हुआ। तो अब ये देख रहे होंगे कि ये V अगर π/2 पर अधिकतम हुआ है तो पाई पर करंट अधिकतम हुआ है, तो दोनों के बीच में अधिकतम या न्यूनतम होने के बीच का जो एंगल है समय अंतराल के
टर्म में अगर देखें तो पाई T/4 होगा, और इस टर्म में हो गया ये पाई/2, अर्थात धारा वोल्टेज से पाई/2 या 90 डिग्री से पश्चगामी है। ठीक इसी तरह से कैपेसिटिव सर्किट, जिसमें सिर्फ कैपेसिटर हो, तो जब सिर्फ कैपेसिटर होगा तो क्या होगा, ये सर्किट है। जब इस पर कोई सोर्स लगाएंगे V = V0 sin ओमेगा t, तो किसी क्षण इसमें जो धारा है वह I अगर होगी, तो संधारित्र के सिरे पर जो आवेश होगा वह Q होगा, तो V = Q/C, V = Q/C, और जो V लगाया गया वो कितना है, V0 sin ओमेगा t। तो V0 sin ओमेगा t को हम Q/C के इक्वल कर देंगे, तो Q/C = V0 sin ओमेगा t, या Q = इसको पक्षांतर कर लीजिए इधर, तो CV0 sin ओमेगा t। ये हो गया Q = CV0 sin ओमेगा t। लेकिन जो परिपथ में धारा होती है, हमें धारा के लिए समीकरण चाहिए, तो धारा I बराबर dQ/dt, तो d/dt ऑफ Q की जगह पर CV0 sin ओमेगा t, और CV0 बाहर कर लेंगे, sin ओमेगा t का हो जाएगा cos ओमेगा t, और इससे ओमेगा भी एक बाहर आ जाएगा, तो CV0 ओमेगा cos ओमेगा t। अब इसे हम लिख सकते हैं I = V0/1/ओमेगा c इंटू साइन ओमेगा t प्लस पाई/2। ये cos ओमेगा t की जगह पर साइन ओमेगा t प्लस पाई/2। अब ये V0/1/ओमेगा c, 1/ओमेगा c, यह XC के इक्विवेलेंट है। XC क्या होगा यहाँ पर, XC जैसे पीछे इंडक्टर वाले केस में प्रेरकीय प्रतिघात था, तो यहां पर इसे धारितीय प्रतिघात कहेंगे। XC = 1/ओमेगा c, तो ये वैल्यू हो गई I0 के इक्वल, V0/1/ओमेगा c I0 के इक्वल, तो I = I0 sin ओमेगा t प्लस पाई/2। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से यह स्पष्ट है कि वोल्टेज यानी धारा जो है वोल्टेज से पाई/2 या 90 डिग्री से अग्रगामी है, अर्थात धारा आगे आगे और वोल्टेज पीछे पीछे मैक्सिमम और मिनिमम हो रहा है। XC = 1/ओमेगा c, ओमेगा की जगह पर 2πf, तो 1/2πfc, तो XC और 1/c एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, देख रहे होंगे, XC प्रोपोर्शनल 1/c। तो जो ग्राफ होगा वह ग्राफ इस तरह से कुछ होगा जो कि आप देख रहे होंगे, ये ग्राफ है ऐसा, XC और F। ये इसका समीकरण दिखा दिया गया है ग्राफ के टर्म में, कि धारा जो है पहले अधिकतम है और वोल्टेज बाद में अधिकतम है, दोनों के बीच में जो एंगल है वह 90 डिग्री है। तो ये देखिए, धारा यहां पर अधिकतम दिखाई गई है, तो धारा को हमने यहां पर ये ग्राफ से दिखा दिया। फिर वोल्टेज यहां पर अधिकतम हुआ है, तो वोल्टेज के लिए यहां पर दिखा दिया गया। अब दोनों के बीच में आप देख लीजिए कि एंगल कितना हुआ, तो एंगल हो गया पाई/2, तो पाई/2 एंगल से धारा आगे आगे और वोल्टेज पीछे पीछे है। चौथी सर्किट है RL सर्किट, अर्थात इस परिपथ में रेजिस्टेंस होगा और इंडक्टर होगा। तो आप ये देखें, ये L कुंडली हो गई, कुंडली का प्रेरकत्व L हो गया, और ये रेजिस्टेंस हो गया। तो अगर हम फेजर डायग्राम की बात करें, तो प्रतिरोध में धारा और वोल्टेज दोनों साथ साथ समान कला में होते हैं, तो एक ही दिशा में दिखा दिया गया। L के लिए वोल्टेज जो है आगे आगे और धारा पीछे पीछे होती है, तो 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो अगर हम इसे दिखाएं, तो VR और I एक साथ हो गया इधर, और VL की दिशा हो गई इधर। अब VL और VR का जो परिणामी होगा, रिजल्टेंट होगा, वह होगा V, और VL और VR के बीच में एंगल होगा पाई/2 का, दोनों 90 डिग्री से। अब जो रिजल्टेंट होगा वह धारा के साथ फाई एंगल पर होगा, यह फाई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें ये देखें कि यह परिणामी वोल्टेज क्या होगा। तो इस परिणामी वोल्टेज में VR और VL दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं। तो जब 90 डिग्री पर हैं, तो V² = VR² + VL², VR = I × R,
तो आई इंटू आर का स्क्वायर, आई स्क्वायर आर स्क्वायर, वी एल की जगह पर आई इंटू एक्स एल, आई इंटू एक्स एल, तो आई स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर, आई स्क्वायर को बाहर ले लीजिए, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ये एक्सएल की जगह पर ओमेगा एल, तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर हो गया ये। तो v इक्वल्स टू आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, v अपान आई इक्वल्स टू जेड और इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। जब परिपथ में रेजिस्टेंस के अलावा इंडक्टर और कैपेसिटर भी प्रतिरोध की तरह से, यानी परिपथ में कुछ प्रतिरोध देते हैं, तो उनकी वजह से भी कुछ प्रतिरोध हो गया, तो जो टोटल होगा रिजल्टेंट, वह रिजल्टेंट उस परिपथ की प्रतिबाधा कही जाती है, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, और उसे दिखाते हैं जेड से। अब यहीं पर एक जो है नया टर्म आ जाता है कि जो प्रतिबाधा का व्युत्क्रम होता है, अर्थात 1/z, 1/z को एडमिटेंस कहते हैं, और इसका मात्रक जो है प्रतिरोध का उल्टा हो जाएगा, तो ओम होता है तो ओम का मोह हो जाएगा, या उसे साइमन, ये सर जॉर्ज साइमन ओम, इनका जो नाम है, यह तीनों पार्ट जो है अलग अलग यूनिट के लिए प्रयोग किए गए हैं, तो उसमें से एक हिस्सा ये है साइमन, जो कि प्रतिबाधा के व्युत्क्रम अर्थात एडमिटेंस की यूनिट है। अब इस परिपथ में परिणामी वोल्टेज और धारा के साथ अगर कोण फाई है तो tan थीटा से P बाई बी, तो वी एल बाई वी आर, वी एल की जगह पर आई इंटू एक्सएल और वी आर की जगह पर आई इंटू आर, आई कैंसिल हो गया, एक्सएल बाई आर, और एक्सएल इक्वल्स टू होता है ओमेगा इंटू एल, तो ओमेगा एल बाई आर, अर्थात tan फाई इक्वल्स टू ओमेगा एल बाई आर। अब आप ये देखें कि यदि एल की वैल्यू जीरो कर दी जाए तो ये टोटल वैल्यू क्या हो गई, tan फाई इक्वल्स टू जीरो, और ये कितने की वैल्यू होती है, जीरो की वैल्यू होती है, तो वोल्टेज और धारा समान कला में होंगे। अर्थात इस परिपथ में यदि इंडक्टर हटा दिया जाए, इंडक्टर हटा दिया जाए तो वोल्टेज और धारा समान कला में हो जाएंगे। यदि R बराबर जीरो कर दिया जाए, तो R बराबर जीरो कर दिया जाए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, तो tan फाई इक्वल्स टू इनफाइनाइट, और ये कितने की वैल्यू होती है, tan 90 की वैल्यू होती है, तो 90 डिग्री आ गया, तो वोल्टेज और धारा के बीच 90 डिग्री का कलांतर होगा, अर्थात विभवांतर धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होगा। कब, जब इसमें हम प्रतिरोध को हटा देते हैं। इसी तरह से अगली सर्किट है हमारी आरसी सर्किट, या इसे सीआर सर्किट भी कह सकते हैं, जिसमें रेजिस्टेंस होगा और कैपेसिटर होगा। अब इस सर्किट में फिर हम फेजर डायग्राम बनाएंगे, तो इस फेजर डायग्राम के लिए वी आर के लिए क्या होता है, आर और आई एक ही दिशा में होती है, तो एक ही दिशा में दिखा दिया गया। वीसी और आई यह दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे, धारा पहले अधिकतम होगी और वोल्टेज बाद में, तो ये धारा हो गई और ये इसका वोल्टेज हो गया। तो वीसी को दिखाया गया है वाई के निगेटिव डायरेक्शन में, इसका जो रिजल्टेंट है इसको ई कह लीजिए, या ये कैपिटल वी दिखाया गया है, ये कैपिटल वी हो गया। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, ठीक वैसे ही जैसे पिछले में हमने कैलकुलेट किया है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। वी सी की जगह पर आई इंटू एक्स सी, और एक्स सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी होता है, तो इस तरह से आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, आई स्क्वायर को बाहर कर लेंगे तो वी अपान आई इक्वल्स टू जेड, और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। जेड क्या है, जेड इस परिपथ की प्रतिबाधा, और फाई की वैल्यू यदि परिणामी वोल्टेज धारा के साथ फाई कोण बनाता है तो tan फाई इक्वल्स टू पी बाई बी से मिल जाएगा वी सी बाई वी आर, वी सी इक्वल्स टू आई इंटू एक्स सी, एक्स सी क्या है, धारितीय प्रतिघात अर्थात प्रतिरोध की तरह से काम कर रहा है, तो आई इंटू एक्स सी अपान वी आर की जगह पर आई इंटू आर, आई कैंसिल एक्स सी बाई आर, और एक्स सी की जगह पर 1/ओमेगा सी, तो इस तरह से वैल्यू हो गई 1/ओमेगा सी आर। अब इस इक्वेशन से अगर हम सी की वैल्यू जीरो कर देते हैं, तो सी की वैल्यू जब जीरो कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो tan फाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। tan फाई जब जीरो हो गया तो फाई की वैल्यू जीरो, अर्थात वोल्टेज और धारा समान कला में होंगे। अर्थात जब इस परिपथ में सी नहीं होगा, कैपेसिटर नहीं होगा,
तो सर्किट कैसी होगी? सिर्फ रजिस्टिव सर्किट होगी। और जब रजिस्टिव सर्किट होगी तो उस स्थिति में वोल्टेज और धारा समान कला में होंगे। लेकिन अगर R को 0 कर दिया जाए तो उस स्थिति में tan phi की वैल्यू जो है वह इनफाइनाइट होगी और फाई की वैल्यू 90 डिग्री, और इस तरह से वोल्टेज और धारा के बीच में 90 डिग्री का कलांतर होगा, अर्थात विभवांतर धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होगा। LC सर्किट, इसको ऑक्सिलेटरी सर्किट भी कहते हैं। अभी आप देखेंगे क्यों कहते हैं। LC सर्किट में L और C है, C के लिए और L के लिए। आप अगर अलग से बना दें इसको तो देखें, ये धारा की दिशा है, L अग्रगामी है और C ये VC पश्चगामी है। तो इस तरह से हम इसको दिखाएंगे, VL ऊपर की तरफ और VC नीचे की तरफ। लेकिन VL और VC एक दूसरे से 180 डिग्री पर हैं, तो जब एक दूसरे से 180 डिग्री पर हैं तो इसका डिफरेंस आएगा। अब इस डिफरेंस में ये हो सकता है कि VL इज ग्रेटर देन VC हो या फिर VL इज लेस देन VC हो, दोनों स्थिति हो सकती है। तो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि VL इज ग्रेटर देन VC। तो परिणामी वोल्टेज जो होगा V इक्वल्स टू VL डिफरेंस VC, मतलब दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है, तो ये अंतर दिखाया गया है। अब यहाँ पर हमें लेके चलते हैं कि VL इज ग्रेटर देन VC। VL की वैल्यू अगर VC से बड़ी है तो V इक्वल्स टू VL माइनस VC, VL इक्वल्स टू I इंटू XL और VC इक्वल्स टू I इंटू XC। तो इस तरह से ये V की जो वैल्यू है V इक्वल्स टू हो जाएगा I इंटू XL माइनस XC, ये R नहीं होगा यहाँ पर, तो V अपान I इक्वल्स टू Z और ये हो गया XL माइनस XC। XL इक्वल्स टू ओमेगा L और XC की जगह पर 1 बाई ओमेगा C। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1 अपान ओमेगा C। ये वैल्यू जो है इस तरह से आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1 अपान ओमेगा C। यदि XL और XC दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएं तो प्रतिबाधा शून्य हो जाएगी। इस स्थिति में धारा का आयाम बहुत अधिक बढ़ जाएगा, अर्थात अनंत हो जाएगा। इससे विद्युत अनुनाद भी कहते हैं। अगर XL इक्वल्स टू XC कर दें तो ओमेगा L इक्वल्स टू 1 अपान ओमेगा C या ओमेगा स्क्वायर LC इक्वल्स टू 1, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई LC, तो ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 अपान LC। लेकिन ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई f, तो 2 पाई f रख देंगे ओमेगा की जगह पर, तो 2 पाई f इक्वल्स टू 1 अपान अंडर रूट 1 अपान LC, तो f इक्वल्स टू 1 अपान 2 पाई अंडर रूट 1 बाई LC। और इसे परिपथ की अनुनादी आवृत्ति, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। LCR सर्किट इन सीरीज, इस परिपथ में आप देखें L, C और R तीनों ही हैं। तो फेजर डायग्राम से अगर हम देखना चाहें तो VL अग्रगामी होता है और VC के केस में पश्चगामी होता है, R के केस में समान दिशा में होता है। तो इसको यहाँ पर दिखाया गया है। VR और I एक साथ, VL धारा से 90 डिग्री अग्रगामी और VC धारा से 90 डिग्री पश्चगामी। तो VC नीचे की तरफ और VL ऊपर की तरफ डिफरेंस ले लेंगे तो आ जाएगा VL माइनस VC। यह VL माइनस VC और VR का जो रिजल्टेंट होगा वही इसका परिणामी वोल्टेज होगा। तो परिणामी वोल्टेज हो गया परिपथ में V स्क्वायर इक्वल्स टू VL माइनस VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, VL की जगह पर I इंटू XL माइनस VC की जगह पर I इंटू XC स्क्वायर प्लस IR का स्क्वायर। I स्क्वायर यहाँ से बाहर कर लीजिए तो XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं और स्क्वायर रूट कर लेते हैं। तो V अपान I इक्वल्स टू Z इक्वल्स टू अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और Z जो है परिपथ की प्रतिबाधा होगी। अब यदि वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर फाई हो तो tan फाई इक्वल्स टू अगर आप यहाँ से फिगर से देखें तो tan थीटा इक्वल टू P, ये AH बाई ये वैल्यू होगी AO, तो AH की वैल्यू हो गई VL माइनस VC और AO की वैल्यू हो गई VR। तो tan फाई इक्वल्स टू VL माइनस VC अपान VR,
जो कि इस इक्वेशन में दिखाया गया है, वी एल माइनस बी सी बाई वी आर। अब इसको ब्रेक कर लीजिए, तो आई इंटू एक्सएल माइनस एक्स सी, ये आई आर, आई कैंसिल हो गया तो एक्सएल माइनस एक्स सी अपान आर, एक्स एल ओमेगा एल हो गया, एक्स सी 1/ओमेगा सी, और ये आर ऊपर का सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1 अपान ओमेगा सी आर। तो tan फाई इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1/ओमेगा सी आर। अब यहाँ पर तीन कंडीशन हो सकती हैं। यदि एक्सएल एक्स सी से बड़ा है, एक्स एल इज ग्रेटर देन एक्स सी, तो tan फाई पॉजिटिव होगा, और जब पॉजिटिव होगा तो धारा वोल्टेज से पश्चगामी होगी। एक्स एल इज लेस देन एक्स सी, तो tan फाई निगेटिव होगा और धारा वोल्टेज से अग्रगामी होगी। इफ एक्सएल और एक्ससी एक दूसरे के बराबर हो जाए तो tan फाई 0 होगा, धारा और वोल्टेज समान कला में होगी, और इस स्थिति में वैद्युत अनुनाद की दशा होगी तथा परिपथ की प्रतिबाधा जो Z है वह सिर्फ परिपथ में लगाए गए प्रतिरोध R के मान के बराबर होगी। अगर हम इसे तीनों को एक ही साथ ग्राफ पर दिखा दें तो इधर देख रहे होंगे कि ये है आवृत्ति और इधर है परिपथ की प्रतिबाधा। तो R के टर्म में फ्रीक्वेंसी चाहे जो कुछ भी रहेगी, परिपथ का प्रतिरोध नियत होता है, ये देख रहे होंगे R। एक्स एल इक्वल्स टू ओमेगा एल, अर्थात यह जो दिख रहे हैं ग्रीन लाइन में, ये है किसके लिए, ये दिखाया गया है इंडक्टिव सर्किट के लिए जिसमें सिर्फ कुंडली होती है। तो ये आपने देखा कि ये ग्रीन लाइट आई है। फिर एक्स सी इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी, ये कैपेसिटर के लिए, तो कैपेसिटर के लिए आप देख रहे हैं कि ये येलो लाइन आई है, और यह जो जेड देख रहे हैं ये आप देख रहे हैं कर्व शेप में, तो यह एल सी आर सर्किट के लिए है, एल सी आर सर्किट के लिए। और यह प्रतिबाधा न्यूनतम होगी कब, जब एक्स एल बराबर एक्स सी होगा, अनुनाद की स्थिति होगी। उस स्थिति में परिपथ में धारा अधिकतम होती है और प्रतिरोध न्यूनतम होगा, और वह किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा, जो कि इस परिपथ में यहाँ पर ये दिखाया गया है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि यह उसकी प्रतिबाधा या उससे संबंधित जो प्रतिरोध है और आवृत्ति के बीच इस डिफरेंस को बताता है।